जाति सूचक शब्द जो थे वो किरणपाल सिंह चौहान और शोभना सिंघल के जो क्या कहा उन्होंने कहा था कि क्या नाम है कि आपको भंगी चमारों को जूते साफ करने के लिए बेटर है, इनको फैक्ट्री चलाने के लिए नहीं दी जा सकती भंगी चमारों को। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आज आपको लेकर के आऊँ उत्तर प्रदेश और जो दिल्ली का बॉर्डर है, जो सटा हुआ इलाका राजेंद्र नगर। राजेंद्र नगर में जो फैक्ट्री एरिया है, आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि एक बंद फैक्ट्री पड़ी है जिसमें ताला लगाया है और उसके जो मालिक हैं हरीश कुमार जी मेरे साथ हैं। हरीश कुमार जी दलित समाज से आते हैं, जाटव जाति से आते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक बात कही थी कि अगर आपको इस मुल्क के अंदर अपनी उपस्थिति सही तरीके से समता और मैत्री करुणा के आधार पर उपस्थिति दर्ज करानी है तो आप नौकरियों के साथ साथ आपको कहीं ना कहीं बिजनेस में अपनी प्राथमिकता दर्ज करानी पड़ेगी। इस बात को मानते हुए हरीश कुमार जैसे लोगों ने बिजनेस में अपनी प्राथमिकता दर्ज कराई तो अंजाम क्या हुआ? अंजाम ये हुआ कि जब कोई दलित बिजनेस करता है तो जो दूसरे लोग हैं जो पहले से कुंडली मार करके धंधे पर व्यापार पर बैठे हैं उनकी आंखों में खटकता है। ठीक यही घटना हरीश जी के साथ हुई। हरीश जी लंबे समय से इस बिल्डिंग में अपना बिजनेस चलाते हैं, जो एक उनकी कंपनी है, बहुत सारे लोग काम करते थे। पहले उनका मकान मालिक के साथ झगड़ा होता है और झगड़ा इस हद तक होता है कि मामला कोर्ट में चला जाता है। लॉकडाउन होता है और लॉकडाउन में हरीश जी अपने घर होते हैं और उनकी पीठ पीछे उनके साथ क्या होता है, उनकी फैक्ट्री में चोरी होती है, उनका माल लूट लिया जाता है, उनकी नगद जो पैसा फैक्ट्री में रखा होता है उसको लूट लिया जाता है और उनके साथ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल होता है। अब यही जो सारा मामला मैंने आपके साथ में बताया, इसी के साथ मैं बात करूँगा क्योंकि हरीश जी मेरे साथ मौजूद है। हरीश जी, जो आपने आरोप लगाए हैं, ये आप देख रहे हैं कि मेरे हाथ में पूरी FIR की कॉपी है और मज़े की बात मैं आपको बता दूं कि पुलिस जो है वो सुन नहीं रही है। SHO साहब सो रहे हैं, SHO साहब शादी में गए, SHO साहब बहुत बिजी हैं, लेकिन पूरे थाने के पास में इतना बड़ा स्टाफ होने के बाद में 2 कांस्टेबल, 2 हेड कांस्टेबल, 2 सब इंस्पेक्टर इस काम के लिए नहीं है कि जो कंप्लेंट आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये आज से 6 दिन पहले, 7 दिन पहले लिखित रूप में दी गई है और 5 तारीख की रिसीविंग है। 5 तारीख को कंप्लेंट रिसीव की है और आज मैं 10 तारीख में खड़ा हूँ, यानी 6 दिन में ना तो थाने के किसी अधिकारी के पास में समय है, ना अभी तक SHO साहब ने इसको ज़रूरी समझा है कि इसको FIR में तब्दील किया जा सके। किस कदर शोषण हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, खास तौर से दलित कम्युनिटी के उद्योगपतियों का। मैंने पहले भी इसमें एक बार रिपोर्ट दिखाई थी। हरीश जी हमारे साथ है। हरीश जी, सबसे पहले मैं एक बात जानना चाहता हूँ, किस बात को लेकर के झगड़ा था आपका मकान मालिक के साथ? झगड़ा मकान मालिक से जो हमारा लेकर के था वो किराए को लेकर के था। किराया बढ़ा रहे थे, किराया बढ़ा रहे थे और बढ़ा भी इतना रहे थे कि हद से ही ज़्यादा किराया बढ़ा। कितना बढ़ा रहे थे? तकरीबन 45,000 रुपये बढ़ा रहे थे। 45,000 रुपये की मांग की थी। आप पहले कितना दे रहे थे? पहले 8,500 रुपये दे रहे थे, फिर उसके बाद में हमने 9,500 रुपये इनका किराया बढ़ाया था जी। किराया बढ़ाने के बाद इनसे हमारी बात हुई थी। अब इन्होंने 45,000 रुपये जब किराया बढ़ाया तो किराया बढ़ाते टाइम हमने कहा कि अब हम इसको किराया नहीं दे पाएंगे, हमारे को कुछ टाइम दिया जाए और खाली कर देंगे जी। और खाली करने के बाद फिर उन्होंने गुंडों से धमकी दिलवाई, जिसकी वजह पे मैंने एक एप्लीकेशन लगा करके वो कोर्ट में डाली, जिसकी वजह से वो केस दर्ज हुआ। हमारा दर्ज होकर के केस चल रहा था। लॉकडाउन की वजह से हमारी तारीखें नहीं लग पाई तो इन्होंने आकर के पहले तो 27 अगस्त को हमारा नीचे का गेट उखड़वाया, फिर उसके बाद में हमारी लाइट और बिजली सब और पानी काट दिया गया, जो कि 1 महीने तक हमने अपना जनरेटर से जो भी काम करा जितना हमसे हो सका। फिर उसके बाद में इन्होंने 4 सितंबर को नीचे ताला लगा दिया, जिसकी सूचना हमने प्रशासन को दी और जाकर के प्रशासन ने आकर के यहाँ पर गेट खुलवाया। जैसे ही गेट खुलवाया अगले उसी दिन रात को 4 तारीख की रात को उन्होंने आकर के गेट लगा दिया। गेट लगा करके फिर प्रशासन को हमने इस चीज़ की सूचना दी। प्रशासन इस चीज़ को कहता है कि हम गेट खुलवाने और लगवाने के इसके नहीं कर सकते, हमारे पास में इसकी कोई वो गारंटी नहीं है कि हाँ भाई गेट लगवाने का और खुलवाने का ये आप कोर्ट से ही कीजिए। तो हमने कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल की। एप्लीकेशन फाइल करने के बाद ही अब इसमें ताला लग गया था। ताला लगने के बाद में हम आकर के यहाँ को 4 दिसंबर को आकर के देखते हैं कि यहाँ पर गेट खुला हुआ है। हम जैसे ही ऊपर जाते हैं जाकर के देखते हैं हमारा सामान कुछ नहीं है। क्या क्या सामान गया हुआ आपका? सामान इसमें काफ़ी चीज़ थी, जिसमें LED वगैरह थी, DVR था, मेरे कैमरे के उपकरण, बहुत सारी चीज़ें थी और मशीनें थी। तकरीबन 23 लाख रुपए की मशीनें थी इसमें उपकरण बनाने की, मतलब मशीनें बनाने। मैंने आपकी कंप्लेंट में पढ़ा कुछ नगद भी अमाउंट था। नगद इसमें अमाउंट था तकरीबन 3,60,000 70,000 रुपये इसमें रखे हुए थे, जिसकी रिसीविंग भी मेरे पास है, जो मेरे को 4 तारीख को बाकायदा। अगर मैं मोटा मोटी कहूँ तो कितना नुकसान, कितना सामान जो है वो आपका गायब हुआ है? तकरीबन यहाँ से जितना भी है लोहा लंगड़ सारी चीज़ मिला के और ट्रेड मिल्स वगैरह, क्रॉस ट्रेनर, मशीन वगैरह, काफ़ी चीज़ मशीनें थी यहाँ पर।
तकरीबन मेरा 1 से सवा करोड़ के लपेटे हुए 1 से सवा करोड़ रुपए का जो सामान है आपका जो चोरी हुआ, इसमें आपका जो आरोप है वो जिनके साथ आपका पहले से मुकदमा चल रहा है या झगड़ा था उन्हीं के ऊपर आरोप है या कोई और दूसरे? पहले से जिनसे मुकदमा चल रहा है उन्होंने ही ये काम करा है, जिसमें कि नीचे वाले भी शामिल है। और नीचे कौन है? नीचे गोयल साहब हैं, ये जतिन गोयल हैं, उनके 2 लड़के जतिन गोयल जी हैं। ये रेंट पे हैं या प्रॉपर्टी है? ये रेंट पे हैं और ये मकान मालिक के साथ मिले हुए हैं, जो कि वेंटिलेशन से मेरा सारा सामान इनकी फैक्ट्री से। मकान मालिक किस बिरादरी से बिलोंग करता है? मकान मालिक जो है वो सिंगल बिरादरी से मतलब नीचे जो रेंटेड है वो भी बनिया है और मकान दोनों बनिए हैं, दोनों ही बनिए, दोनों ने मिलकर के आपका शोषण किया है। नीचे के किराएदार ने मिलकर के मकान मालिक की हेल्प की है, जिससे कि आपका सामान जो उसके रास्ते नीचे। एक और हैं जो किरणपाल सिंह चौहान है, जिनका नाम ऑलरेडी उन पे मुकदमे दर्ज हैं और वो बेल पे बाहर आए हुए हैं। उनकी क्या इन्वॉल्वमेंट ये है, वो ये कहते हैं कि मैंने फैक्ट्री खरीद ली है, जबकि मैंने उनसे कहा था कि अगर आपने फैक्ट्री खरीद ली है तो आप मेरे नाम एग्रीमेंट करा दें, जो भी है और जो वाजिब कराया है मैं आपको देता रहूँगा। उन्होंने ना तो एग्रीमेंट कराया ना कुछ कराया। फिर उन्होंने विनीत पांचाल जो हैं उनको मेरे पास भेजा, जो कि मेरे को यहाँ से जान से मार देने की धमकी दे करके गए थे। वो आए थे मेरे पास 21 अगस्त को आकर के मेरी फैक्ट्री में बैठे थे, जो कि बहुत सारे बंदे मौजूद थे। उनके जाने के बाद उन्होंने ये बात कही थी कि आप या तो इसे खाली कर दीजिए, अन्यथा तो आप अपनी फैमिली को और आपको बचा नहीं पाएंगे। अच्छा, मतलब सीधी जान से मारने की धमकी, या तो फैक्ट्री खाली कर दीजिए, नहीं तो आप और आपकी फैमिली को हम जो है वो जान माल का नुकसान पहुंचाएंगे। अभी जो आपका आरोप है, जो आपने जिन लोगों के नाम लिखवाए, मैंने अभी आपकी कंप्लेंट पढ़ी, वो लोग कहाँ हैं? फरार हैं या जहाँ पे आपने जो एड्रेस दिया उसी एड्रेस पर रह रहे हैं? अभी वो उसी एड्रेस पर रह रहे हैं, ना तो वो फरार हुए ना कुछ हुए, क्योंकि प्रशासन उनके पास ऊपर दबाव ही नहीं बना रहा है। मतलब प्रशासन उनको गिरफ्तार नहीं कर रहा है? गिरफ्तार ही नहीं कर रहा है। FIR के लिए क्या कर रहा है? FIR के लिए मैं 4 तारीख को उनको एप्लीकेशन दी थी, 5 को उन्होंने मेरे को रिसीविंग दी थी। 5 से लेकर के अब तक मैं उनके चक्कर काट रहा हूँ। अभी थोड़ी देर आज दिनांक 10 दिसंबर को हम वहाँ पर जाते हैं SSP सिटी से फ़ोन आता है इनके पास। जा कर के हमने इनसे बात की कि हम भाई SHO साहब हैं या नहीं है। SHO साहब शादी से आए हैं और सो रहे हैं। ये मजे की बात है कि अगर सरकार जो है वो पुलिस को तनख्वाह देती है लोगों की हिफाजत करने के लिए, लेकिन जनाब हैं कि रसगुल्ले खा रहे हैं शादी में और SHO साहब सो रहे हैं और जनता आवाम परेशान है। जी, SI साहब बैठे थे वहाँ पर, वो कहते हैं जी SHO साहब शादी में से आए हैं और थक गए, सो रहे हैं। जी, मैं कहा सर ये एप्लीकेशन जो है SHO साहब ने कहा था आकर के पंजीकृत संख्या आप हमसे आकर के ले जाना। ना तो आप तक पंजीकृत संख्या मिली है, ना अपराधियों को कुछ सजा मिली है, ना अपराधी आज तक आपके पास आए हैं। अब ये बताइए इसमें हमारी क्या गलती है? जी। तो और जो आपको मतलब पुलिस बिल्कुल कोऑपरेट आपको नहीं कर, बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं। ऐसा आपको बिल्कुल कहीं लग रहा है कि जो आपका माल जब यहाँ से हटाया गया, जो आपका सामान चोरी किया गया, तो उसी समय पर पुलिस की और जो चोर हैं जो इनकी इन्वॉल्वमेंट है, पक्का मेरे को पक्का विश्वास है इस चीज़ का कि हाँ भाई पुलिस शामिल है इसके अंदर, इनका इन्वॉल्वमेंट इसमें है। अभी आप क्या कहना चाहेंगे? अब मैं ये कहना चाहूँगा कम से कम मेरे साथ थोड़ा बहुत तो इंसाफ हो। मैं इतनी एप्लीकेशन वगैरह दे करके आया हूँ, ना तो उन पे काम हुआ। मैंने पढ़ा कि आपको जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया गया। जाति सूचक शब्द जो थे वो किरणपाल सिंह चौहान और शोभना सिंघल के जो क्या कहा उन्होंने कहा था कि क्या नाम है कि आपको भंगी चमारों को जूते साफ करने के लिए बेटर है, इनको फैक्ट्री चलाने के लिए नहीं दी जा सकती। भंगी चमारों को मतलब आप समझ सकते हैं कि आज़ादी के 70 साल के बाद में जब देश हम एक इस दौराहे पर खड़े हैं कि आज हम बैलगाड़ी से लेकर के हवाई जहाज़ में उड़ रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोगों की सोच है कि वो कह रहे हैं कि अभी चूड़े चमार जो हैं वो जूते साफ करें, ना कि कंपनियों के मालिक बने। जबकि इस देश के अंदर डिक्की जैसा एक बड़ा संगठन है दलित उद्योगपतियों का, लेकिन उसके बावजूद अगर छोटे स्तर से उठ करके कोई काम, आप समझ सकते हैं इस बात को कि लोगों की जाति है कि वो जाति नहीं। हरीश जी, चलते चलते मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि ये पूरा प्रकरण जो आपने बताया, अगर पुलिस प्रशासन आपकी नहीं सुनता है, क्योंकि सरकार उन लोगों की है, जो लोग आपको गाली दे रहे हैं वही लोग सरकार में बैठे हैं, वही लोग थानों में बैठे हैं, शासन प्रशासन उनके हाथ में, क्या करेंगे आप? सर इसमें करना ही क्या है, जब कुछ नहीं सुनाई देगा तो बिना सुसाइड के बात नहीं बन पाएगी। नहीं करते कि हम इस बात को तो बिल्कुल नहीं कहेंगे आप सुसाइड करें, हम बिल्कुल इस वीडियो को अपने चैनल के माध्यम से पहुंचाएंगे और तमाम जगह पहुंचाएंगे ताकि आपको न्याय मिल सके और शासन प्रशासन तक आपकी बात पहुंचे। सर शासन प्रशासन तक तो मैंने ऑलरेडी बात पहुंचाई है। इतनी सारी एप्लीकेशंस है, 19 पेजों की एप्लीकेशंस है, मैं देता हुआ आया हूँ जी। ये 19 पेजों की एप्लीकेशन है जो मैंने शुरू में ही मेरे फैक्ट्री में आकर के उन्होंने जबरन मेरी फैक्ट्री पर आकर के गाली गुफ्तार भी की थी और मारपीट भी की थी, जो कि 1/7/2019 को हुआ था। मैंने इसकी सूचना SHO साहब को दी थी, जहाँ के उन्होंने कोई भी कार्रवाई नहीं की।
आप कृपया मेरा ये मतलब अनुरोध है। अब मैं अब चलते चलते अपने दर्शकों को ये बताता चलूँ कि हरीश एक, मतलब आप समझ सकते हैं कि इस दौर में हरीश जैसे हजारों लोग हैं जो पीड़ित हैं, लेकिन पुलिस है कि सुनने को तैयार नहीं है। पुलिस किसको बचा रही है और क्यों बचा रही है, मैं इसकी ज़्यादा तह तक नहीं जाना चाहता, क्योंकि सबको पता है उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है और पुलिस किसके आदेश पर, किसके दबाव में काम कर रही है। क्योंकि सवर्णों की सरकार है और सवर्णों की पुलिस है, तो दलितों को न्याय की उम्मीद कम होनी चाहिए। और अगर आप ज़्यादा करोगे तो आपको मानसिक रूप से परेशान किया जाएगा, शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचा जाएगा और आर्थिक रूप से आपको कमज़ोर किया जाएगा। क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप उनके बराबर में कंपनी खोलें, आप उनके बराबर में आपके बच्चे कुर्सी पर बैठें, और वो नहीं चाहते कि आप बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठें। हरीश की कहानी इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि वो उनके साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार हुआ है। हरीश की कहानी उन लोगों के लिए चेतावनी है जो लोग सुबह से शाम तक उन्हीं लोगों के तलवे चाटते हैं जो हमारे समाज को कमज़ोर करने का काम करें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हरीश की कहानी को आगे बढ़ाइए ताकि उन आला अफसरों तक पहुंच सके जहां से हरीश को न्याय मिले। धन्यवाद।